दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का कुछ गेसिंग किया हुआ प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न है, कहता है कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का वर्णन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक साल ये सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी आप लोग ये सब प्रश्न का अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। उसके बाद पांचवा प्रश्न है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। उसके बाद दोस्तों जो सातवां क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसका जो सातवां क्वेश्चन है वह है जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर ये सब प्रश्न आपको याद है तो वीडियो देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप लोग अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। देखिए कहता है कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें। दोस्तों चिपको आंदोलन से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। जैसे चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ, तो टेहरी गढ़वाल में। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1972 ईस्वी में। ये सब प्रश्न और पूछेगा कि चिपको आंदोलन का जो प्रमुख उसका जो मतलब कि किस लिए चिपको आंदोलन शुरुआत किया गया था, तो हरे पेड़ पौधे को बचाने के लिए। यानी कि इसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव में पूछेगा कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें, तो इसको कैसे लिखना है, तो उत्तर में लिखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। यानी कि पेड़ पौधे को घेर करके पेड़ पौधे की रक्षा करते थे। और जो चिपको आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, हरे पेड़ पौधे को बचाना। तो इस प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। देखिए पहले प्रश्न आप लोग समझिए क्या कहना चाहता है। देखिए कहता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। दोस्तों मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है, तो देखिए इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। उसके बाद लिखेंगे गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व में कमी आ जाती है। यानी कि जब हम लोग गेहूं या चावल या फिर मक्का या फिर आलू को लगातार हम लोग अगर खेत में उगाएंगे तो क्या होता है कि पोषक तत्व का कमी आ जाता है। उसके बाद लिखेंगे कि इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। यानी कि देखिए क्या होता है फसल चक्रण, तो फसल चक्रण जो है उससे जो मिट्टी का पोषण स्तर होता है उसको क्या कहा जाता है, बरकरार रखा जाता है। देखिए यानी कि जब हम लोग गेहूं, चावल, मक्का आदि को लगातार हम लोग अगर खेत में उगाते हैं तो उसका जो पोषक तत्व होता है उसमें उसका जो मिनरल वगैरह होता है उसमें कमी आ जाता है। तो हम लोग इसका संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं, तो जैसे एक बार गेहूं उगाएं उसके बाद उसमें दलहन या तिलहन अगर हम लोग लगा देंगे तो क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और जो उसका पोषक तत्व है वो वापस आ जाता है। इसलिए फसल चक्रण है वो मृदा संरक्षण में काफ़ी मदद करती है। तो इसको आप लोग इस तरह से लिख लेना है।
चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। दोस्तों एक लाइन में इसका आंसर क्या लिखेंगे कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। उसके बाद लिखेंगे क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। उसके बाद लिखेंगे कि इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। दोस्तों इसे यहाँ पर लिखेंगे, इसे उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है, यानी कि ये इसका उत्तर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। चलिए उसके बाद आइए चौथा क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। दोस्तों प्रश्न है कि खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें, यानी कि खनिज का क्या आर्थिक महत्व है उसको अपने भाषा में वर्णन करना है। तो देखिए इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। उसके बाद कॉमा देकर के लिखेंगे कि जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व है। औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न ही किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। इसको आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए, यानी कि मैग्नीज का क्या क्या उपयोग है इस पर आपको चर्चा करना है। ये भी प्रश्न को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। क्या है, मैग्नीज क्या है, एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। कहता है कि इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि मेन रूप से इस्पात बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मिश्र धातु में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त सूखा सेल, यानी कि जो ड्राई सेल होता है उसको बनाने में तथा फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में यह उपयोगी होता है। यानी कि मैग्नीज का बहुत सारा उपयोग यहाँ पर इतना ही लाइन में लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद करके तैयारी कर लीजिए। चलिए उसके बाद ये छठा क्वेश्चन में देखिए, छठा प्रश्न कहता है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग कैसे इसका उत्तर लिखेंगे, तो लिखेंगे कि आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उसके बाद लिखेंगे कि उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद इस देश ने अपनी तकनीकी एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। कहता है कि इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका का स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कॉपी पर लिख करके अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद आइए सातवां क्वेश्चन में। कहता है कि जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो देखिए इसका हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे, वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है। यानी कि जो नदी में बाढ़ आता है तो देखते होंगे कि जो नदी का किनारा होता है वहाँ से मिट्टी करते करते उसी को कहा जाता है निक्षेप, और एक क्षेत्र में जाकर के जहाँ बहाव कम होता है वहाँ पर मिट्टी वो धीरे धीरे बैठ जाता है, और वही मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे जलोढ़ मृदा कहलाती है, यानी कि जो निक्षेप होता है वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूनों की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन के लिए काफ़ी उपयोगी है।
इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आपको खुद से जरूर देना है। देखिए कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। बताइए कि किससे ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त किया जाता है, संतरा से, टमाटर से, सिरका से या फिर इमली से। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।